हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम। ध्यान में रखना है, जो भर्ती आपकी निकल के आने वाली है जुलाई के महीने में, जुलाई 2026 में आपको बीटीएससी एएनएम 8,938 पदों पे भर्ती देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसी भर्ती के संदर्भ में जो क्लास हम लेके चल रहे हैं, इस क्लास का डे 3 है। ठीक है, और डे 3 में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों देखने वाले हैं। पहले थियरी पढ़ेंगे, थियरी के बाद जितने भी एमसीक्यू बनेंगे आप आसानी से बना लेंगे, उसको आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और ये पिछले 2022 भर्ती के टीसीएस पैटर्न के अनुसार हम लेके चल रहे हैं। आपके बीटीएससी में लास्ट टाइम जो भर्ती निकल के आई थी, टीसीएस ही पेपर करवाया था। बीटीएससी के जितने भी पेपर कंडक्ट होते हैं आपको अच्छे से पता होगा, ऑनलाइन होते हैं। चाहे जो भी भर्ती हो, ऑनलाइन पेपर करवाया जाता है बीटीएससी का। तो ऑनलाइन पेपर करवाने की क्षमता जो इतनी बड़ी पदों पे बहाली आती है, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं, तो टीसीएस ही कंडक्ट करवा पाता है सही तरीके से। तो इस बार भी आपका पेपर जब भी होगा टीसीएस कंपनी ही करवाएगा। तो उसी के पैटर्न के अनुसार पूरी तैयारी आपकी करवाई जा रही है। जो भी कैंडिडेट बीटीएससी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और राज्य की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य संगठन, जिसमें हम सब सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, पीएससी के बारे में पढ़ेंगे, पीएससी के बारे में पढ़ेंगे, सीएससी के बारे में पढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपके भर्ती परीक्षा में 3 अंक के प्रश्न आते हैं, मतलब 3 प्रश्न, एक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो कुल मिलाकर 3 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। चाहे जिस भी राज्य की एएनएम की बहाली की हम बात करें, चाहे वो यूपी एएनएम की बात करें या फिर राजस्थान एएनएम की बात करें या फिर बिहार एएनएम की बात करें, हर एक भर्ती में यहाँ से 3 प्रश्न मिनिमम देखने को मिलते हैं। यदि सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके सिलेबस से प्रश्न पूछे गए तो जो चैप्टर आपका है स्वास्थ्य संगठन, जिसमें हम सब सेंटर, पीएससी, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देखेंगे भैया। इंट्रोडक्शन में बोला जा रहा है कि ग्रामीण एवं पहाड़ी इलाकों में सभी नागरिक, जो भी नागरिक हैं, चाहे वो ग्रामीण की बात करें या फिर पहाड़ी इलाकों की बात करें, सभी नागरिकों की मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं मूलभूत, ध्यान में रखना है, मूलभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्थित स्वास्थ्य संगठन स्थापित किया गया है। ठीक है, एक व्यवस्थित क्या स्थापित किया गया है? स्वास्थ्य संगठन स्थापित किया गया है। यह संगठन विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सुविधाओं और कर्मचारियों के एक समन्वित तंत्र के रूप में कार्य करता है। नीचे उन संस्थाओं का उद्देश्य, ठीक है, जो भी संस्था है उसका उद्देश्य, जैसे कि सब सेंटर, ठीक है, और जनसंख्या मानदंड, कार्य एवं स्टाफ विन्यास विस्तृत रूप से दिखाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि सब सेंटर से पूछता है कि पहाड़ी इलाकों में कितनी जनसंख्या पे सब सेंटर स्थापित होते हैं, या फिर ग्रामीण इलाकों में कितना सीएससी रहता है, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम सब सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं हाईलाइट हैं पिंक कलर में, आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सब सेंटर का हम स्ट्रक्चर व मानदंड देखेंगे। देखिए, प्लेन एरिया में 5000 की जनसंख्या पे एक सब सेंटर स्थापित किया जाता है। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछता है। और आपका हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में, यह मानदंड 3000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर स्थापित होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट ऑनलाइन में प्रश्न ये बनते हैं। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अगर हम सब सेंटर में कर्मचारी की बात करें तो भैया मेल हेल्थ वर्कर रहते हैं, जो अब ख़त्म हो चुके हैं, अब तो नहीं रहते हैं, अब केवल फीमेल हेल्थ वर्कर रहते हैं। और आपका एक वॉलेंट्री हेल्थ वर्कर रहते हैं, जो ऐच्छिक स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है और कार्य क्या है भैया? सब सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य क्या है और कार्य क्या है? ठीक है, तो सब सेंटर का मुख्य कार्य प्राथमिक स्तर पर, ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा सामुदायिक आधारित सेवाएं प्रदान करना।
और प्रमुख कार्य क्या क्या है भैया, इसके कार्य क्या क्या हैं, डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा। निम्नलिखित में से बताइए सब सेंटर का कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दे देगा माता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा देना। ऑप्शन बी दे देगा प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा। ऑप्शन सी टीकाकरण करना, ऐसे करके फिर ऑप्शन नंबर डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे हेडिंग आपको क्लियर रहेंगे तो अच्छे से आप यहाँ वहाँ पे उत्तर बना पाएंगे। ये हेडिंग आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6। तो माता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं देना, प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा देना, टीकाकरण करना, प्राथमिक उपचार और रेफरल रिकॉर्ड का रख रखाव, सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, कार्य हैं किसका, सब सेंटर का। तो सब सेंटर आपका क्लियर हो गया। सब सेंटर में हमने क्या क्या पढ़ा, सब सेंटर में हमने क्या पढ़ा, जनसंख्या पढ़ा कि भैया कितनी जनसंख्या पे आपका रहता है। तो हिली एरिया में भी देखा, प्लेन एरिया में भी देखा। उसके बाद कर्मचारी हमने देखा कि कौन कौन से कर्मचारी रहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सब सेंटर का कार्य क्या क्या है, ये हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, स्थापना इसका देखेंगे कि भैया समतल क्षेत्र में 30,000 की जनता पर एक पीएचसी और वहीं पे पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 की जनता पर एक पीएचसी रहता है। इसका थोड़ा संरचना देखेंगे। पीएचसी पर आमतौर पर 4 से 6 बेड की व्यवस्था होती है। बुनियादी रोग निदान की सुविधा उपलब्ध रहती है। यह ग्रामीण समुदाय की चिकित्सा प्रथम संपर्क स्तर डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछता है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। ऑप्शन दे देगा सब सेंटर, ऑप्शन बी दे देगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन सी दे देगा उपयुक्त में से दोनों, फिर ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो उसे ऑप्शन से बनते हैं। अब इसके स्टाफ संगठन की बात करें तो भैया पीएचसी पे स्टाफ संगठन की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर की संख्या 1, नर्स 1 रहती है, फीमेल हेल्थ वर्कर 1 रहती हैं, फार्मासिस्ट कंपाउंडर या फिर फार्मासिस्ट बोल सकते हो या फिर फार्मासिस्ट कंपाउंडर बोल सकते हो 1 रहते हैं, हेल्थ असिस्टेंट मेल 1 रहते हैं, एलएचवी की संख्या 1 रहती है, लोअर डिवीजन क्लर्क 1 रहते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क 1 रहते हैं, एक लैब टेक्नीशियन रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई है। सहायक व परिचय स्टाफ की बात करें तो ड्राइवर, ठीक है, 1 रहता है एम्बुलेंस के लिए, और 4th क्लास वर्कर, स्वीपर, साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग स्टाफ की ज़रूरत 5 रहती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई पीएचसी के बारे में। अब पीएचसी के कार्य आपको ध्यान रखना है, हेडिंग आपको याद करके रखना है। प्रथम संपर्क चिकित्सीय केंद्र बोलते हैं इसको। इसका कार्य है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, दायी प्रशिक्षण में सहयोग, जैविक सांख्यिकी का संकलन, सब सेंटर के रिकॉर्ड का रख रखाव, समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन संबंधी परामर्श। ये सारी कार्य हो गए पीएचसी के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीएचसी के। तो हमने देख लिया पीएचसी के बारे में, हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया, कितनी जनसंख्या पे रहती है, स्टाफ कितने रहते हैं, कार्य क्या रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीएचसी के बारे में। सीएचसी का यहाँ पे बात करें कि समतल क्षेत्र पे लगभग 1,20,000 की जनसंख्या पे एक सीएचसी रहता है और पहाड़ी क्षेत्र पे यही 80,000 की जनसंख्या पे एक सीएचसी रहता है। स्थापना की बात करें तो स्थापना स्थान की बात करें तो सीएचसी आमतौर पर प्रत्येक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक पर स्थापित किया जाता है। संरचना और सुविधाएं की बात करें तो प्रत्येक सीएचसी पे लगभग 30 बेड की व्यवस्था की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जैसे कि एक्सरे रूम हुआ, डिलीवरी रूम, प्रसव कक्ष या फिर ऑपरेशन थिएटर या फिर लेबोरेटरी रूम आप बोल सकते हो। रेफरेंस और लिंकेज जो रहते हैं, प्रत्येक सीएचसी लगभग 4 पीएचसी के संबंध रहता है और 4 पीएचसी के रेफर किए गए रोगियों के नज़दीकी सीएचसी पर भेजा जाता है। स्टाफ की बात करें तो वैसे स्टाफ पूछता नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए ध्यान में रखना है। ये सारे स्टाफ हो गए। सीएचसी के कार्य ध्यान में रखना है, पूछा जाता है तो सीएचसी आपसे पूछा जाएगा कि विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि पूछेगा कि भैया निम्नलिखित में से बताइए किस सेंटर पर विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं या कराई जाती हैं। तो आपके ऑप्शन रहेंगे सब सेंटर, फिर ऑप्शन रहेगा पीएचसी, फिर ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से दोनों, फिर एक ऑप्शन दे देगा सीएचसी, फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना है आपको। और
उपचारात्मक एवं सुरक्षात्मक स्वास्थ्य सेवाएं देना, पीएचसी से रेफर किए गए रोगियों की देखभाल करना, सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का संचालन करना। ठीक है, ये सारे क्या हैं, सीएचसी के कार्य हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संक्षेप में। वैसे तो पढ़ना बहुत कुछ है इसमें, लेकिन संक्षेप में देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उपयुक्त प्राथमिक और सामुदायिक स्तर के संस्थानों से आगे का स्तर है। यह जिले का मुख्य उपचारात्मक और रेफरल केंद्र होता है। यहाँ अधिक विस्तृत जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, बड़े पैमाने पर बेड क्षमता और ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू इत्यादि उपलब्ध होते हैं। सीएचसी पीएचसी एससी से रेफर किए गए जटिल व जोखिम मामलों का समुचित प्रबंधन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर किया जाता है। जिला स्वास्थ्य प्रशासन व सार्वजनिक कार्यक्रमों का नियंत्रण प्रशासनिक केंद्र भी यही होता है। स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर और रेफरल सर्विस लेवल आप बोल सकते हो, या फिर रेफरल चेन बोल सकते हो। सब सेंटर पीएचसी सीएचसी। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सब सेंटर समुदाय स्तर पर प्राथमिक सेवा जैसे टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल, प्राथमिक उपचार आवश्यक पड़ने पर पीएचसी पर रेफर किया जाता है। मतलब सब सेंटर से कहाँ पे पहुँचे हैं, सब सेंटर से हम पहुँचे हैं पीएचसी पे, पीएचसी से कहाँ पहुँचेंगे, सीएचसी से, सीएचसी के से कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। तो ये चैन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पीएचसी बोला ना, ग्रामीण क्षेत्र का चिकित्सा प्रथम संपर्क बिंदु, मतलब एक ही लाइन में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। 4 से 6 बेड, निदान, समान उपचार, गंभीर मामलों को हम सीएचसी को रेफर करेंगे। फिर उसके बाद सीएचसी जो रहता है, ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक केंद्र, 30 बेड, विशेषज्ञ प्राथमिक सुविधा, जटिल मामलों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर रेफर। ठीक है, अब देखिए पूरा कंक्लूजन यहाँ पे हम सीएचसी पीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निकालेंगे। तो यह स्वास्थ्य संगठन प्रणाली सब सेंटर से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ख़त्म होती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि ग्रामीण व पहाड़ी जनसंख्या को आवश्यकता अनुसार सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और समायोजित स्वास्थ्य सेवाएं मिले। हर स्तर का अपना विशेष कार्य और स्टाफिंग और संसाधन होते हैं तथा उपयुक्त संस्थाएं परस्पर समन्वय व कार्यरत रहती हैं, ताकि निवारक, उपचारात्मक व पुनरावलोकनात्मक सेवाएं प्रभावी ढंग से दी जा सके। अब ये जो नोट्स हम बता रहे हैं, ये आपके क्लास के लिए पूरा अच्छे से सही तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहले राष्ट्रीय स्तर जो हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन रहते हैं। यहाँ पे देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का प्रमुख स्वास्थ्य निकाय है। यह 2 मुख्य विभागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग। ठीक है, अब ये आपके लिए जानकारी की इम्पोर्टेंट बात है, या वो जो भर्तियाँ भी निकल के आती हैं इसी डिपार्टमेंट से निकल के आती हैं। तो ये क्या करता है, नीति निर्माण, योजना व अनुसंधान पर फोकस करता है। उसके बाद स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ये चिकित्सा अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उत्तरदायित्व, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उत्तरदायित्व हैं जो आपका एनएचएम हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या है, ये प्लान, योजना बनाना। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को एवं बजट आवंटन का मैनेजमेंट करता है, मार्गदर्शन करता है, राज्य को तकनीक सलाह देता है, समन्वय का काम करता है और मूल्यांकन का काम करता है। ठीक है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, बाकी आप के नोटबुक में दिया है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए राज्य स्तर पे वही चीज़ें हैं कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक राज्य ने अपनी शैली विकसित की है, लेकिन समान संरचना समान है। ठीक है, समान संरचना समान है। जैसे कि प्रमुख निकाय, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नेतृत्व राज्यपाल द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, चुनावित विधायक, या फिर संचालन की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालक। ठीक है, जो दैनिक कार्य को संभालता है। ठीक है, और जिला स्तर पे वही चीज़ें हो गया। जिला स्तर पे कुल यहाँ पे वही रहते हैं कि कुछ राज्यों में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सीएमओ रहते हैं, ये जो सामुदायिक सेवाओं के लिए उत्तरदायित्व हैं। कुछ राज्यों में 2 प्रमुख जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर रहते हैं और एक आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैमिली वेलफेयर ऑफिसर रहते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं आपकी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, एएनएम के बारे में बताया गया कि यहाँ पे बताया गया है क्या कि ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं, प्रमुख एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कार्य प्राथमिक देखभाल, टीकाकरण, परिवार नियोजन और सब सेंटर के माध्यम से आबादी कवरेज जो रहता है 3000 से
व्यक्ति प्रति उपकेंद्र पे रहती हैं ये आशा और एनम, ठीक है। अब ब्लॉक स्तर पे जो रहते हैं, ब्लॉक स्तर पे आपको पता है पंचायत समिति रहता है, जिसमें पीएससी एवं सीएससी का मैनेजमेंट किया जाता है। कार्य क्या रहता है, द्वितीयक देखभाल व फिर आपातकालीन सेवा। और तृतीयक स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रहता है ये जिला परिषद व समन्वय एवं पर्यवेक्षण। कार्य क्या रहता है इनका, बजट का आवंटन और कार्यक्रम की निगरानी करना, ठीक है। विशेष बिंदु यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पंचायती राज 1952 से शुरू गांव को जिले से जोड़ता है। ग्रामीण स्वास्थ्य को 70% कार्यभार यहाँ पे है। चुनौतियाँ क्या है, इसकी संसाधन की कमी, लेकिन एनएचएम ने मजबूती दी है। उदाहरण के तौर पर ग्राम स्तर पर आशा कार्यकर्ता हेल्थ ब्रिज की तरह कार्य करती है। अब देखिए रेफरल सिस्टम को आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कैटेगरी नंबर फर्स्ट जो संघातक स्थिति रहती है, उपचार से जीवन नहीं बचाया जा सकता है। वहीं पे आपका कैटेगरी सेकंड में गंभीर स्थितियाँ रहती है, जीवन बचाया जा सकता है लेकिन केवल तत्काल उपचार से। और कैटेगरी नंबर थर्ड में मामूली स्थिति, जैसे कि जीवन को खतरा नहीं है और विलम्ब से कोई समस्या नहीं हो सकती है, ठीक है। ये आपका पेशेंट कैटेगरी में डाला गया है, रोगियों की श्रेणी में डाला गया है। तो ये 3 कैटेगरी रहती हैं और इसी के अनुसार से क्या होता है भैया, ट्रीटमेंट किया जाता है किसी भी आपातकालीन स्थिति में। अब देखिए रेफरेंस स्लिप के बारे में ध्यान में रखना है। परामर्श पर्ची निम्न अनुसार न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी भर्ती परीक्षा में पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए परामर्श पर्ची में कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन दे देगा, रोगी का नाम, पता और पहचान क्रमांक होना चाहिए, वर्तमान शिकायत रहनी चाहिए, उपचार यदि दिया गया हो, परामर्श के कारण, ठीक है, परामर्श के लिए कारण, परामर्श के लिए भेजने वाले व्यक्ति का नाम और पद नाम, परामर्श के लिए भेजने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, परामर्श मांगने की तारीख और समय। अब हम पढ़ेंगे WHO के बारे में, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन WHO के बारे में देख लेंगे, भर्ती परीक्षा में पूछता है। 7 अप्रैल 1948 में हुई थी इसका स्थापना, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। WHO के संविधान के अनुसार वर्तमान में 194 देश इस संगठन में शामिल है। यह विश्व स्वास्थ्य सूचना के लिए उत्तरदायी। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना की तिथि के दिन ही बनाया जाता है, 7 अप्रैल को हर साल। उद्देश्य क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों को उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो, क्योंकि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता है। WHO स्वास्थ्य को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कल्याण की पूर्ण अवस्था के रूप में परिभाषित करता है, न कि केवल रोग। यदि आपको तीनों रूप से, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप स्वस्थ पर्सन कहलाएंगे WHO के अनुसार। ये नहीं कि भैया आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, भले ही आप मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, चाहे आपको नौकरी मिल रही है या फिर किसी और चीज़ को लेकर आप मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, मतलब आप बीमार हो, WHO की नज़र में आप एक रोगी हो। क्यों? क्योंकि आप मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं है, अभी आपको बीमारी है, मानसिक बीमारी है, रोजगार पाने की बीमारी है, ठीक है। तो ये WHO के अनुसार परिभाषा है। भूमिका क्या है भैया WHO का, तो मात्र मृत्यु दर को कम करने में प्रमुख भूमिका, ठीक है। संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने में भूमिका, ये सभी इसकी भूमिका है। विशेष क्षेत्र क्या है, असंक्रामक बीमारियां, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विकास, ठीक है, ये सभी चीज़ें पे। वृद्धावस्था पे बात करता है, पोषण पे बात करता है, खास सुरक्षा और स्वास्थ्य, भोजन पे बात करता है, व्यवसायिक स्वास्थ्य पे बात करता है, मादक पदार्थों का निषेध पे बात करता है। अचीवमेंट कुछ हैं WHO का, ध्यान रखना है क्या क्या अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त किया है WHO ने। तो 1950 में BCG वैक्सीन के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस को नियंत्रित करने का लक्ष्य प्राप्त किया है WHO ने। 1955 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को पूर्ण किया है। 1965 में मधुमेह की प्रथम रिपोर्ट जारी की तथा अंतर्राष्ट्रीय कैंसर समिति का संगठन किया है। 1974 में टीकाकरण कार्यक्रम पर विशेष व्यय किया है, ठीक है। और FAO और UNDP एवं विश्व बैंक के साथ महत्वपूर्ण सहभागिता की है। 1977 में आवश्यक औषधियों की सूची तैयार की है। 1978 में सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति अपनाया है। 1986 में एड्स HIV की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया है। ये सभी उपलब्धियां हैं WHO का। और कुछ रीजन हैं, क्षेत्र हैं, जैसे कि अमेरिका रीजनल ऑफिस की बात करें तो वहाँ से गठन DC USA हो गया। अफ्रीका में ये है, यूरोप में ये पूर्वी, तो ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब हम जहाँ से इम्पोर्टेंट है वहाँ से पढ़ेंगे। यूनिसेफ के बारे में यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आपके भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। तो यूनिसेफ का इंट्रोडक्शन जान लीजिए। यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध की क्षति से प्रभावित बच्चों को पुनर्वास हेतु की गई थी। यूनिसेफ 36 राष्ट्रों के कार्यकारी मंडल से संचालित होता है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है यूएसए में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनेस्को एवं संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों के सहयोग से अपना कार्य संपादित करता है। इसके मेंबरशिप की बात करें तो इस समय यूनिसेफ में 191 सदस्य देश कार्यरत हैं। यह 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है। उद्देश्य क्या है? बाल अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये उसके उद्देश्य हैं। ठीक है, हाईलाइट कर दिया गया है। यूनिसेफ भी यहाँ से इम्पोर्टेंट आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, कोई इम्पोर्टेंट यहाँ से नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारे। अब देखिए गोभी रणनीति यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भैया यूनिसेफ ये गोभी रणनीति किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये यूनिसेफ ने बाल स्वास्थ्य को प्रभावित करने हेतु गोभी नामक रणनीति बनाई थी। यूनिसेफ ने ही बनाया था, जिसमें से जी का अर्थ क्या होता है, ओ का अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ क्या होता है, आई का अर्थ क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना ये चीज़। और आपका वर्ल्ड बैंक इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार आप देख लेना इसके मुख्यालय और स्थापना वर्ष ध्यान में रखना है। दानीदा, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म डेनमार्क इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेना। ये इम्पोर्टेंट है। यूरोपीय कमीशन इम्पोर्टेंट है। रेड क्रॉस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बाल स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग टीकाकरण और प्राथमिक सहायता प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। उद्देश्य क्या है पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद कोलंबो प्लान, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब यहाँ से ILO के बारे में इम्पोर्टेंट है। ILO का इंट्रोडक्शन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था इसको। उद्देश्य क्या है भैया, तो उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। ILO का केयर इम्पोर्टेंट है, आपके भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाली लाइन 1961 से स्कूली बच्चों को निःशुल्क मिड डे मील वितरण में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी 1864 में किसने स्थापित किया था? तो हेनरी डुनेट ने स्थापित किया था। भारत में 1920 से ये आरंभ हुआ है। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेना। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्थापना 1952 में हुई थी। बाल कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कार्य इसके इम्पोर्टेंट है, कार्य देख लेना आप। ठीक है, सारे नोटबुक में आप नोट भी करते जाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपके MCQ हैं, आप MCQ आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सब सेंटर समतल क्षेत्र पे कितनी जनसंख्या पर सब सेंटर स्थापित किया जाता है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, बहुत ही आसानी से इसका उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC पर कितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्धारित होते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC पर कुल कितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्धारित हैं? ऊपर आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे। अब देखिए ये MCQ आपको खुद थियरी पढ़ने के बाद ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र PSC प्रत्येक कितने PSC से संपर्क होता है? ऊपर आप पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अब देखिए उप स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले 3 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC पहाड़ी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर स्थापित होता है? बहुत ही आसानी प्रश्न है, सबका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो पूरा कुल मिलाकर जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप यदि अब देखिए जिन लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है, जो BTSC NM की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार के लोग हैं, ठीक है, BTSC की तैयारी कर रहे हैं, NM की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इसी प्रकार हर एक चैप्टर का नोट चाहिए, MCQ चाहिए, व्याख्या सहित चाहिए,
तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। आपको PDF मिल जाएगा मात्र 200 रुपये में। ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 200 रुपये में अच्छा कंटेंट। ठीक है, बिहार के लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो बिहार के लोग हैं, जो BTSC ANM की तैयारी डेडिकेटेड होकर कर रहे हैं, प्रिंट करवा लेना अच्छे से। आपको एक ही साथ हर एक विषय का नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और जो क्लास है, लेक्चर है, ये आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रही है। PDF के लिए 200 रुपये फ़ी दे देना, सभी विषय का हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा। आप आसानी से प्रिंट करवा के प्रॉपर तरीके से हमेशा के लिए रख सकते हो। 798516 एक बार फिर से मैं शुरू से लिख दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। बस इतना लिखना कि हम बिहार के हैं, हमें नोट्स चाहिए बिहार ANM के लिए। ठीक है, आपको ये प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। 7985160239। ठीक है, इसी पे आप मैसेज करेंगे, पूरा का पूरा नोट्स हर एक विषय का। ठीक है, जितने विषय आपके हैं सभी विषय के आपके नोट्स हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे, ऐसे ही थियरी, ऐसे ही लिखित थियरी में। ठीक है, इस पर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, 7985160239 पे बिहार के लोगों के लिए मात्र 200 रुपये में। ठीक है, अब इससे सस्ता कंटेंट और इससे अच्छा कंटेंट तो कहीं पे नहीं मिल सकता है। बाकी आप खरीदना चाहते हो कहीं पे भी 500-600 रुपये में, देखिए पूरी बुक का सॉल्यूशन दे रहे हैं, हर एक विषय का, हर एक चैप्टर का, तो प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आपके सिलेबस से आपके ANM से पूछा गया तो, आउट ऑफ ANM पूछ लेगा तो भैया उसका पढ़ाया किसी का भी नहीं आएगा, फिर वो अलग बात हो जाएगी। सिलेबस से पूछा जाएगा तो इससे बाहर कहीं भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, मात्र 200 रुपये में इससे सस्ता कंटेंट सभी विषय का नहीं मिलेंगे। अलग बात है कि भैया PDF निकलवाने में आपको 500-600 और खर्च करना पड़ेगा, फिर भी 700 रुपये में आपको सभी बुकें मिल रही हैं। ठीक है, पूरा लिखित नोट्स मिल रहा है MCQ के साथ। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।